अस्सलाम वालेकुम। ऊंची 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 ऊंची, ऐसे नहीं जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में करते थे। जब टीचर कहता था गुड मॉर्निंग सर, तो आप क्या कहते थे? कैसे बोलते थे गुड गुड मॉर्निंग को? वो जो एक सॉन्ग होता है, गुड मॉर्निंग सर या टीचर। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल, क्यों है सीएम? क्यों? वाई? एम्प्लॉयमेंट 100%, यानी कि यहाँ से कैफ क्वालिफाई होगा, आर्टिकल्स पूरे होंगे, सी फैप क्वालिफाई होगा, केस स्टडी का पेपर दोगे और एम्प्लॉयमेंट डन एंड डस्टेड। ठीक है, क्यों सीएम में दाखला? क्यों? सेम रीज़न। सही भी सही है, बिजनेसमैन बनना है। देखा, फ़र्क आ गया। उधर नौकरी थी, इधर अपना बिजनेस आ गया। बिजनेस खुद से करना, सेम इंटरेस्ट है। ले जी, हमारे पास पार्टीशन बननी शुरू हो गई है। 2 हज़रात जॉब वाले थे, 2 हज़रात बिजनेस वाले आ गए, और एक भाई ने कहा मुझे इंटरेस्ट है, ना मैं इनमें हूँ ना मैं इनमें हूँ। गुड। इनोवेशन? कैसी इनोवेशन? वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करना, खुद को अडॉप्ट करना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे जो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं वो डिफरेंट माइंडसेट से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ जॉब चाहते हैं, कुछ अपना काम चाहते हैं, और कुछ इनोवेशंस और कुछ नया सीखना चाहते हैं। वेरी गुड, मज़ा आएगा फिर क्लास में। तो आप अपना बिजनेस करना क्यों प्रेफर नहीं करते? आपने जॉब के बारे में क्यों कहा कि मैं जॉब ही करूँगा? इकोनॉमिकल इशू? तो कैसे आपको लगता है कि जॉब इज़ मोर स्टेबल देन बिजनेस? के लिए पैसा चाहिए होता है। गुड, क्या बात है। पता है, भाई ने एक ऐसी बात कर दी है जो हमारे चैप्टर की एक लाइन भी है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए शुरू में पहले कुछ अपना अर्न करना चाहिए, अनलेस कि आपके पास पैसा या इन्वेस्टमेंट आपकी फैमिली की तरफ से आ रही हो या आपके पास पहले से सेविंग्स पड़ी हो, तब तो आप एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पहले पैसा कमाना है, खर्चना है, फिर कमाना है, फिर उसको बचाना है, और फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड। आप क्यों इस तरफ नहीं आते? क्यों आपने कहा जॉब? डू यू प्रेफर जॉब ओवर बिजनेस? ये तो आप जवाब कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नहीं, कोई और रीज़न भी तो होगी आपकी। एनीथिंग एल्स? नथिंग? यू वांट टू स्टिक विद योर आंसर, यू वांट टू डू जॉब, 9 to 5 जॉब? यानी कि आप एफर्ट कर रहे हो एक सेठ के लिए, और सेठ को गाड़ी मिल जाएगी और आपको बस तनख्वाह मिल जाएगी। एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस किया जा सकता है, हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जॉब क्यों प्रेफर नहीं करते? आप बिजनेस क्यों प्रेफर करते हो? जॉब में इन्होंने कहा कि हमें दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द एनवायरनमेंट, विद द बॉस। जो वो कहेगा वो बात आपने माननी है, जो वो नहीं कहेगा उस पर आपने खामोश रह जाना है। ऐसे ही है। आप चाहते हो कि मैं अपना काम करूं, मैं अपना मालिक खुद बनूं, कोई मुझे आगे वो नहीं कह सकता कि तुम इतने बजे क्यों आ रहे हो और लेट क्यों। ऐसा ही है, यही सोच रखते हो। ओके, आप कैसे, इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। आप दोनों हजरात ने कहा कि ना जॉब ना बिजनेस। आप लोग इनोवेशन से क्या मुराद रखते हैं? अच्छा, मज़े की, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मज़े की बात है कि जो हम लोगों ने पेयर बनाए हैं उनके आपस में कलर भी मैच करते हैं। वो देखो, वो टीम ब्लू है, ये टीम स्किन है। हाँ जी, आप मुझसे कोई कुछ बता रहा था। हाँ, जो चीज़ दुनिया में इवॉल्व नहीं कर, यानी कि जो अपने आप को इवॉल्व नहीं करता वो पीछे रह जाता है और दुनिया उससे आगे निकल जाती है। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे पूछते हैं, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिजनेस करना चाहिए। फिर तो आप गलत टीम में बैठ गए हो, आपकी तो टीम ये वाली बनती है। अच्छा, अब चलो बैठे रहो, मुझे बताओ कि क्यों, वाई?
पैसा है तो बिजनेस ठीक है, और पैसा नहीं है फिर जॉब करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, यानी कि सेम वी हैव द सिमिलर रीज़न कमिंग अप। ठीक हो गया। तो मज़े की बात ये है कि ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाई बिजनेस एंड वाई जॉब, PRC 3 जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है? एनीवन जिसको आइडिया हो? इसका नाम है ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट। देखें, सबसे पहले जब आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, जब आप कोई भी नया काम शुरू करने लगते हैं, तो स्टेप 1 क्या होता है? एकदम से काम शुरू करते हैं बंदा, तो भी स्टेप 1 किसे कहते हैं? स्टेप 1 होता है कि आप पहले प्लान करते हैं। आप जो चीज़ समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। चलो मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या एकदम से वो टीम मैदान में उतार देंगे, या पहले उनको प्लान करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कौन से प्लेयर उन कंडीशंस में अच्छे हैं, कौन से नहीं? ऐसे ही। और अगर एक चीज़ अच्छे से प्लान हम कर लें तो इसका मतलब है कि फिर मैदान के अंदर हम अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छी कब होगी? जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। यकीन मानिए, अगर आपने CM में फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करने हैं ना, ये ही आपने अमल रखना अपने साथ। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जी मुश्किल बहुत है, होता नहीं है, टाइम टेकिंग है, हार्ड वर्क मांगता है, दिन रात एक करना पड़ता है। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, बर्डन, कभी भी ओवर बर्डन नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 2 पेपरों की है, तो आपने कभी 3 पेपर दूसरे को देख के पिक नहीं कर लेना। बात समझ आई? तो जब आप अच्छा प्लान करके चलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। और प्लान करने का पहला स्टेप क्या है? कि जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने सवाल आते साथ ही पूछा है कि जॉब या बिजनेस, ये मैंने रैंडम सवाल नहीं किया था। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि मैं आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। सबसे पहले मैंने ये कंफर्म करना था कि आपको बिजनेस और जॉब का डिफरेंस पता या नहीं पता, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर वेल वर्स्ड विद दैट, आपको आइडिया है। तो अब चक्कर ये है दोस्तों कि हमारा, वापस आ जाए, पेपर का नाम क्या है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट। इस पेपर की अगर मैं थोड़ी सी आपसे हिस्ट्री डिस्कस करूं पहले, ये 2 पेपर हुआ करते थे। बिजनेस का अलग होता था, इकोनॉमिक्स का अलग होता था। 100 मार्क्स ईच होता था। आज से कुछ ही साल पहले की बात है। मगर फिर ICAP ने अपनी स्कीम को रिवाइज किया और उनको लगा कि नहीं, PRC के ऊपर पेपर ज़्यादा हैं। पहले 5 पेपर होते थे PRC में, तो उन्होंने 5 को काट के 3 कर दिया और इन 2 को आपस में जोड़ दिया। तो अब ये पेपर टोटल कितने मार्क्स का है? 100। और रेशो जो बनती है वो बनती है 50 फ्रॉम बिजनेस एंड 50 फ्रॉम इकोनॉमिक्स। मज़े की बात ये है कि आपने एग्रीगेट 50 नंबर लेने। ये एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट, मिला के। यानी कि जब आप पेपर में जाएंगे तो MCQs आपको मिक्स आ रहे होंगे, कुछ बिजनेस के होंगे और कुछ इकोनॉमिक्स के होंगे, तो आपने मिला के 50 नंबर हासिल करने हैं। ये मत सोचिएगा कि 25 नंबर बिजनेस से लेने और 25 नंबर इकोनॉमिक्स से लेने हैं। आपने कितने मार्क्स लेने कुल मिला के? 50। वो चाहे सारे के सारे किसी एक से ही ले लें, चाहे 60-40% कर लें, चाहे 80-20% कर लें, वो आपके ऊपर है। हमने पास करना। बिजनेस का पोर्शन हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे।
इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 महीना, 1.25 महीना ये चलेगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स का पोर्शन। बिज़नेस जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि बिज़नेस करना कैसे। देखें, बिज़नेस ये थोड़ी है कि मेरे पास पैसा है और मुझे पता है कि लेस मार्केट में कितने की बिकती है और बोतल मार्केट में कितने की बिकती है, और मैं एक बस अपना छोटा सा खोखा बना लूँ और वहाँ बैठ जाऊँ और कारोबार शुरू कर दूँ। दिस इज़ नॉट बिज़नेस। बिज़नेस करने के लिए आपको पहले बिज़नेस के रूल्स, बिज़नेस के डायनामिक्स समझ आने चाहिए। तो ये जो 8 चैप्टर हैं, कितने 8 चैप्टर हैं बिज़नेस के, ये 8 चैप्टर आपको बताएंगे कि हाउ टू डू बिज़नेस, हाउ टू डू बिज़नेस। चैप्टर्स कितने, 8। फिर हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे, टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स, और हम लोग पढ़ेंगे कितने चैप्टर्स वहाँ पे, 12। तो कुल मिला के हमारा सिलेबस कितने चैप्टर्स पे है, 20 चैप्टर्स पे है। 8 किस में से हैं, बिजनेस में से, और 12 किस में से हैं, इकोनॉमिक्स में से। बिजनेस में क्या सीखेंगे कि हम लोगों ने बिजनेस करना कैसे है, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस में एथिकल कैसे रहना है, पैसा कहाँ से लाना है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, कितनी तरह के बिजनेस होते हैं, बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, आईटी का बिजनेस में क्या रोल है, कैसा रोल है, उसको बिजनेस के अंदर मर्ज कैसे करना है, आपका मिशन क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने अपने साथ कैसे लेके चलना। तो बहुत सारी बातें बिजनेस में हम लोगों ने करनी और सीखनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया। एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स। वहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए वैसे इको में, क्या हमें पढ़ना चाहिए, एसेट्स को, पैसे वगैरह को। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सीखते हैं कि डिमांड, कस्टमर की डिमांड को कैसे हैंडल करना है, सप्लाई को कैसे हैंडल करना है, कितने पैसे चार्ज करने हैं, कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं, गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है हमारे बिजनेसेस के ऊपर, कंजम्पशन कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सेविंग्स कैसे करनी है, फिर ये जो ट्रेडिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके ऊपर बातें होंगी। तो बड़ा ये एक ब्लेंडेड और मज़े का कोर्स है। बस एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप मुझे वो चीज़ दे सकें, गेस करें क्या मांगने वाला हूँ आपसे, गेस करें क्या मांगूंगा मैं आपसे, क्या मांग सकता हूँ मैं आपसे, अटेंशन। ओके, और कुछ क्या दे सकते हैं आप मुझे, हार्ड वर्क। ओके, और कुछ, कंसिस्टेंसी, बस ये चाहिए। यकीन मानिए, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ तो ऑटोमेटिकली बैक एंड के ऊपर हार्डवर्क भी हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली अटेंशन भी आ रही होती है, ऑटोमेटिकली जब आप रोज़ का काम रोज़ करने लगेंगे, जब आपका दिल करेगा कि मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, तो फिर आपको डेली बेस पे किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ये शौक़ लेके आएंगे। और यही शौक़ मुझे चाहिए ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड। ओवर अ, हमारा साथ होगा तकरीबन 3-3.5 महीने का पीआरसी में। फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो हमारी मुलाकात कैफ में हो रही होगी, मज़ीद बड़े हो जाएंगे हमारी मुलाकात सीफैप लेवल 3 पे हो रही होगी, मज़ीद बड़े हो जाएंगे तो शायद हमारी मुलाकात मार्केट से हो रही हो। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज़ टू बी काम, कूल एंड कंसिस्टेंट। ये 3C फॉर्मूला है। कभी भी प्रेशर में नहीं आना। अच्छा, क्यों नहीं आना? क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आप पे होगा ही नहीं। भी प्रेशर कब आएगा? जब आपने काम नहीं किया। अच्छा, 1 दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, 1 हफ्ता काम नहीं किया, क्या मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू वरी?
पैसा किसका लग रहा है? आपका। टाइम ज़ाया किसका हो रहा है? आपका। भाई मैं तो अपने टाइम पे आ गया हूँ, पढ़ा के चला भी गया, तो परेशानी किसको होनी चाहिए? आप। तो सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है। और वो कैसे रहेंगे आप? जब आप रोज़ का काम रोज़ करें। बस सिंपल सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूले अगर आप पूरे सीए में लगा के चलेंगे, जो आज आपको मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ये आपके सीए की जर्नी की पहली ऑफिशियल क्लास है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, आपकी शुरुआत मेरे इन लफ्ज़ों से हो रही है, और ये बहुत अहम अल्फाज है। ये ओवर द कोर्स जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहें, अपने आप को वेल मैनेज करें, अपने आप को प्लान करें, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली सामने आ जाती। फिर एक बात आपसे और कहूँगा, दूसरों को देख के कभी भी आप लोगों ने फैसला नहीं करना। हमेशा अपने आप की सुननी है कि आप कितना वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 2 पेपरों की है, आप 2 पेपर दें। कैपेसिटी 4 पेपरों की है, 4 पेपर दें। ये नहीं करना कि जनाब मैंने देने तो 2 थे मगर दोस्त 3 पेपर दे रहा है, तो मैं अब शर्मिंदा फील करूँगा उसके सामने, तो मैं भी 3 दे दूँगा। अब 3 देने के चक्करों में आप जो 2 अच्छे तैयार कर सकते थे उसे भी छोड़ देंगे। क्यों? प्रेशर आ गया ना तीसरे पेपर का, और शायद आप एक आधा पेपर ही पास कर रहे हो। तो ये बेहतर है, या 2 दे के 2 पास करना बेहतर है? 2 दे के 2 पास करना बेहतर है। एम आई क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है? आ जाए सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने बारे में दे देता हूँ। ये कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई आ रही होंगी, आप इनको साथ साथ बेशक पढ़ते जाएं। नाम सबसे ऊपर लिखा आ रहा है, नाम क्या है? उसामा वहीद। सीफैब लेवल के ऊपर इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल, सीबीए एसीसीए फाइनलिस्ट, और ये डिफरेंट बुक्स के ऊपर काम शाम किया हुआ है। वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस्ड, पीआरसी लेवल के ऊपर पीआरसी 3, कैफ लेवल के ऊपर डीएसआर, बीएलडी, ऑडिट का पेपर, फिर सीफैब लेवल के ऊपर भी कौन सा पेपर? ऑडिट का पेपर। वो इससे क्या हो गया? जज्बाती हो गया, कोई बात। आर्टिकल्स एक बड़ी अच्छी ही ट्रेनिंग फर्म से पूरे किए हैं, और डिफरेंट इदारों में पढ़ाने का एक वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मेरे साथ चलता है। मज़े की बात बताऊँ आपको, आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जो कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भी आप जैसे ही थे, इन्हीं बेंचों से हम भी उठे। हम भी आप जैसे ही थे, इन्हीं बेंचों से हम भी उठे। और मैं जानता हूँ कि हर वक्त बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सोच क्या रहा होता है, वो समझ क्या रहा होता है। तो कभी भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ओवर द कोर्स जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो आपने सिर्फ एक काम करना है, भाई को याद कर लेना। वो चाहे रात के 2 बजे हों, सुबह के 4 बजे हों, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको जवाब पहुंच जाएगा। मगर ये फैसिलिटी आपको शायद हर टीचर के साथ देखने को ना मिले। ये मेरे साथ एक अनोमली है, एक डिफरेंशियल चीज़ है मेरे साथ। क्यों? आई फील द पेन ऑफ यू गाइस। हम भी आपकी तरह ही थे, मेडिकल बैकग्राउंड से था, मेडिकल किया, दाखिला भेजा, नाम आ गया, कोई तकरीबन 8-9 महीने एक मेडिकल कॉलेज में लगाए, वापस आया, फिर सीए स्टार्ट किया। तो आप लोग भी मेडिकल बैकग्राउंड से तो होंगे, है आप में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड वाला? इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? माशाल्लाह, लिस्ट लगी हुई इंजीनियरिंग वालों की। इसका मतलब है कि कॉमर्स से कोई नहीं है, आई कॉम वाली साइड से कोई बच्चा नहीं है, एफए से कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग ब्लेंड है, और इंशाल्लाह अब हम इसके बारे में ज़रा मज़ीद देखते हैं, अगर हम इसको ठीक कर रहे हैं। शौक था, और ये शौक कैसे आया? कहीं से तो आया होगा ना ये शौक, ऐसे तो नहीं आ सकता। तो किसने वर्ग लाया आपको, यार ये लाजमी इसमें जाओ? तो फिर कैसे आ गए? आपने फिर खुद कोई ना कोई सर्च की होगी, खुद आपने सीखा होगा, कुछ तो किया होगा, खुद सर्च किया था, देखा था इसके बारे में। फैमिली में किसी ने किया हुआ?
नहीं, तो आप यानी कि फैमिली के अंदर पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। वेरी गुड जी सर। आपका नाम? अनस भाई, आप सीए में क्यों आए? तो बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप सीए में आ गए, ठीक है। फैमिली में कोई और मेंबर? कौन? तो वो क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? दुबई में क्या अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, सही हो गया। कोई फैमिली में? फर्स्ट इन द फैमिली यू वांट टू बी, ओके। वाई सीए? नहीं, वो तो आपने बता दिया ना। सवाल ये है कि आपने इसके बारे में नॉलेज कहाँ से हासिल की, सीखा कहाँ से, इंटरेस्ट डेवलप क्यों हुआ, कैसे हुआ, और पढ़ाई कहाँ से किया आपने? सिविल लाइन और सेंट्रल मॉडल स्कूल से। उनको देखते देखते सीखते सीखते, और माशाल्लाह कहाँ पे दोनों? नहीं, वो मामू कहाँ पे हैं? सही हो गया। हाँ जी, आप में से कोई फैमिली मेंबर सीए का हो, ताल्लुक़ रखता हो, सीए किया हो? तो आप दोनों लाहौर से हो? हाँ, सही, दोनों लाहौर से हो? तो हाँ, कहाँ से हो? लोधरा से हो। शिफ्टिंग हो गई सारी की सारी? सरगोदा से हो, सही हो गया। तो फैमिली में किसी ने किया हुआ सीए? नहीं किया हुआ, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। किया हो ना किया हो, द पॉइंट इज़ कि अब आपने करना, जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, वो एक मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब रास्ता तय किसने करना? आप लोगों ने करना। अच्छा जी, कुछ इश्यूज के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं जो कि पीआरसी के बच्चों को नॉर्मली आते हैं। मैंने आपसे पहले क्या कहा था? प्लान करना। प्लानिंग करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आज हम लोग कम पढ़ेंगे मगर जो ज़रूरी बातें हैं वो करेंगे। सबसे बड़ा इशू जो कि पीआरसी के बच्चे को इस लेवल पे आता है, दैट इज़ के कॉन्सेप्ट्स उसके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं। मतलब आज से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? मिस्टर चिप्स, कैथरीन, उसकी साइकिल, यही पढ़ा है ना। आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा माशरत-ए-उलूम, पाक स्टडीज़, इस्लामियात का पेपर दिया होगा, मैथ का पेपर दिया होगा इंजीनियरिंग वालों ने, मेडिकल वालों ने बायो का पेपर दिया होगा, फिजिक्स दी होगी, केमिस्ट्री। कितने पेपर्स होते थे? 7-8 होते थे, 7-8 होते थे। और कितने टोटल मार्क्स थे फर्स्ट या सेकंड ईयर मिला के? 1200। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है कि आप लोग एक साल के अंदर 1200 नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैपेसिटी है ना। मगर सीए में आके ऐसा क्यों होता है कि सेशन भी 6-6 माह का होता है और बच्चे कहते हैं नहीं यार, मैं बस 200 या 300 नंबर तक का पेपर ही उठा सकता हूँ, मेरी हिम्मत ज़रा जवाब सी दे रही है। ऐसा क्यों होता है? सिलेबस भी ज़्यादा नहीं होता, बराबर ही होता है। हाँ, ये एक फैक्टर अच्छा है कि वहाँ पे हमारे पास 5 साल पेपर को देख के एक गैस वर्क मिल जाता है कि हाँ यार, इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, सीए के अंदर भी ये चीज़ है, बट नॉट 100%, मगर पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज़ कि एक बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एक बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से, अब उसको नहीं पता, उसको उस लेवल पे नहीं बताया गया कि अकाउंटिंग क्या है। पढ़ी आप लोगों ने अकाउंटिंग? अभी तक नहीं पढ़ी। मैथ तो पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने क्या फिज़िक्स के साथ साथ कभी ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की ये वाली चीज़ कैसे, ये वाला ग्राफ कैसे काम करता है? नहीं। डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है? नहीं पढ़ा होगा। सीए में जब आप एंटर होते हैं तो यू फील अ होल न्यू वर्ल्ड, सब कुछ आपके लिए नया सा है। तो ऐसे में कुछ बच्चों को शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और ये नेचुरल है, इट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। क्योंकि देखें, कुछ बच्चे जो हॉस्टलाइट्स हैं वो पहले हॉस्टल के साथ अपने मामलात को तय करेंगे, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, फिर क्लासों में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो whenever there is something new, whenever there is a change, हमें बस एक चीज करनी है, go with flow, go with the flow। इसका मतलब ये है कि अगर आप नए हैं, मगर मैं तो नया नहीं हूं, तो रादर के आप सोच सोच के परेशान होते रहे, आपने बस एक काम करना है। वो क्या करना है? कहना मानना, कहना मानना। भाई की तरह कह रहा हूँ, बस कहना मानना। अगर आपसे कह रहा हूँ कि यार ये 2 सफ़े आपने इस तरीके से पढ़ के आने हैं, तो उस तरीके से पढ़ के भी आने हैं, ज़्यादा नहीं सोचना। क्यों? आप अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पे खड़े हैं। हाँ, जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आप लोग फ्यूचर में मुलाकात करेंगे कैफ के पेपरों में, तब आई विल से कि हाँ यार अब तो मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो। क्यों? तब तक आप लोग उस माहौल में एडजस्ट हो चुके होते हैं। तो अभी चूँकि हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट भी करना है, हम लोगों ने सीखना भी है, हम लोगों ने पेपर भी देना है, फिर अभी आप लोगों के कुछ प्रैक्टिकल्स भी रहते होंगे, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल बस एक काम करना है कि आपने कहना मान। कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके लिए न्यू होंगे, माँ सिवाय जिन बच्चों ने थोड़ी सी मैथ पढ़ी हुई है। तो जो आपका पेपर QAB का है, उसमें थोड़ी सी आपको मैथ पुराने वाली देखने को मिल सकती है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि इनके लिए भी नया होगा और आपके लिए भी नया होगा। तो आपने अच्छा, ये अक्सर मेडिकल वाले बच्चे ना सोच के परेशान हो जाते हैं कि यार उसने इंजीनियरिंग की हुई है और CA तो सारा मैथ है। ये भी एक मिथ है, CA सारा मैथ है नहीं। CA में मैथ का सिर्फ एक पोर्शन है 50 नंबर का, जो आपका QAB का पेपर है। इसके अलावा मैथ नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ आप लोग ज़रूर खेलेंगे, मगर जो मैथ आप लोग 9, 10 और इंजीनियरिंग में करके आए हैं, उसका कोई ताल्लुक इसके साथ दूर दूर तक नहीं। सिंपल मैथ के ऊपर तो बातें होती रहेंगी। जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो आपने एक काम करना है, रिटेंशन पर्पस के लिए अपने क्या बनाने हैं? माइंड मैप्स। ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि ये फ़र्ज़ करें चैप्टर नंबर 2 है, हम लोगों ने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि जनाब 3 मेन बातें हैं, एक है सोल प्रोप्राइटर, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। फिर आपने कहा सोल प्रोप्राइटर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में आपस में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप का और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटर का कंपनी के साथ क्या डिफरेंस है। जब आप लोग इस तरह की माइंड मैपिंग करेंगे, तो आपको बार बार किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और PRC लेवल के ऊपर मैं आपको एक दफ़ा याद करवा दूं, आपको आने क्या हैं? आपको आने हैं MCQs। कितने आने पता? 50 MCQs आने, और हर MCQ कितने मार्क्स का होगा? 2। तो कुल मिला के नंबर कितने होंगे? 100। अब ये 50 MCQs ज़रूरी नहीं है कि 50-50% की रेशो में आए, आ भी सकते हैं, मगर ये कंपलसरी नहीं। हो सकता है कि आपकी जो अटेम्प्ट है उसमें इकोनॉमिक्स में से फ़र्ज़ करें 40 MCQs आ गए हैं, और बिज़नेस में कितने आ गए हैं? 10 आ गए, क्योंकि पेपर तो एक ही है ना, पेपर तो एक ही है। ICAP के लिए 8 + 12 नहीं है, ICAP के लिए क्या है? 20। हमारे लिए क्या है? 8 + 12, मगर ICAP के लिए क्या है? 20 का सिलेबस है। तो आपको किसी भी कम्बिनेशन में MCQs टेस्ट हो सकते हैं। इसका एक ये मतलब भी है कि हमने किसी भी चैप्टर को क्या नहीं करना? स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। हमने हर चैप्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो कि एग्ज़ाम में टेस्ट हो सकती हैं, हमने उसको अच्छे से क्या कर लेना है? हाईलाइट कर लेना। ये सारी वो बातें हैं जो कि सिर्फ PRC 3 के लिए महदूद नहीं है।
ये PRC 1 के लिए भी एप्लीकेबल है, PRC 2 के लिए भी एप्लीकेबल है, इवन कैफ लेवल तक एप्लीकेबल है। फिर चूंकि आपका एग्जाम होना किसके ऊपर है, MCQ बेस्ड है ना, तो हमारी प्रैक्टिस भी क्या होगी, MCQ बेस्ड। हमारी प्रैक्टिस भी क्या होगी, सारी की सारी MCQ बेस्ड। अच्छा, MCQ बेस्ड में जो MCQs आपको आएंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो हो सकता है जो कि किताब की लाइन हो, आपने अच्छे से रीड की और उसने उसी लाइन को यूज़ करके क्या बना दिया हो, MCQ बना दिया हो, मगर ये बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत कम मिलेगा देखने को। मेजॉरिटी टाइम्स क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएगा जिसमें वो एक केस स्टडी दे रहा होगा छोटी सी, और आपके चूँकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बिना पे क्या सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करने होंगे। तो रीडिंग तो होनी ही होनी है, मगर रीडिंग के साथ साथ सबसे ज़रूरी काम क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखना। क्या ज़रूरी है, कंसेप्चुअल नॉलेज रखना। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा माइंड मैप बनाया होगा, आपको पता होगा कि हाँ यार ये चीज़ फलां चैप्टर में थी, इसका ये फ़र्क था, ये बात ऐसे लिखी हुई थी। जब इस लेवल पे आप लोग पहुंच जाएंगे तो कोई भी पेपर हो आप बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना थ्रू आउट। PRC में भी नहीं है, कैफ में भी नहीं है, C5 में तो वैसे नहीं होता। रट्टे वाला बच्चा कुछ शॉर्ट टर्म तो सरवाइव कर सकता है, मगर लॉन्ग टर्म उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो कभी भी किसी भी पेपर में आपने क्रैमिंग 100% क्रैमिंग नहीं करनी, समझ के चलना है। जो बात समझ ना आ रही हो, जो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। उसी वक्त क्लास में भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं, हफ्ते बाद पूछ लें, महीने बाद पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, मुझे इनबॉक्स करके पूछ लें, मगर पूछें। अपने तमाम जो क्यूरीज हैं उनको आपने साथ साथ क्या करना है, रिजॉल्व करना है। जब आप सोने के लिए जा रहे हों तो कोई भी सवाल आपके ज़हनों में ना हो, आपको सारी बातों का जवाब पता हो और आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो कि हाँ यार कल मैंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया था, आज टीचर ने इससे अगली लेवल की बात करनी है। मगर अगली बात समझने के लिए हमें पिछली बात को रिकॉल करना ज़रूरी है। तो जब आप इस लेवल पे काम करेंगे तो थिंकिंग इश्यूज कभी भी नहीं आएंगे। ये किन बच्चों को आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर नहीं होते। तब वो एग्ज़ाम में बैठ के सोच रहे होते हैं यार A करूं, B करूं, C करूं या D करूं, चारों ठीक लग रहे हैं, मगर ठीक कितने होते हैं, और चार जो बच्चा कह रहा है कि ठीक लग रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने उस लेवल पे कभी भी तैयारी की ही नहीं। तो ये मसला उस बच्चे का है कि नहीं है भाई, उस बच्चे का जेन्युइन मसला है कि नहीं है ना। फिर चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, हर चैप्टर आपको एक नई कहानी सुनाएगा। जैसे PRC के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर्स थे, 8। चैप्टर 1 किसके बारे में है, नेचर ऑफ बिजनेस। चैप्टर 2 किसके बारे में है, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। चैप्टर 3 किसके बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब देख रहे हैं हर चैप्टर में एक नई कहानी, एक नया फलसफा आएगा। चैप्टर 4 किसके बारे में है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 5 किसके बारे में है, IT इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। 6 किसके बारे में है, एथिक्स के बारे में। 7 किसके बारे में है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। और 8 किसके बारे में है, ह्यूमन रिसोर्स। तो चैप्टर 1 इज़ ऑल अबाउट कि जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने लगें, व्हाट शुड बी योर मिशन, योर विजन, योर गोल्स, योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपका मकसद क्या है, क्यों आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ये चैप्टर आपको बताएगा स्टेक होल्डर्स के बारे में, वो लोग जो कि आपके बिज़नेस के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं।
कस्टमर, सप्लायर। देन ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ये ओनरशिप से क्या मुराद है? शायद कि ओनरशिप से क्या मुराद होती है कि बिजनेस है किसका, किस तरह का बिजनेस है, ये सिंगल पर्सन का बिजनेस है, ये पार्टनरशिप है, या ये कंपनी है। 3 तरह के होते हैं बिजनेसेस, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप या कंपनी। फिर हम आगे मूव करेंगे। चैप्टर 3 हमें बताएगा कि इदारों का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, हायरार्की कैसे कैसे बनती है, चेन ऑफ कमांड किसे कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, कितने बंदों के नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे करना, स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। ये नाम से ज़ाहिर है किसके ऊपर बात करेगा? आईटी के ऊपर बात करेगा। ये भी नाम से ज़ाहिर है किसके ऊपर बात करेगा? मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर बात करेगा। ये कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करना है, उनके साथ किस तरीके का सलूक करना है, उनको कितना काम देना है, उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करनी है। फिर पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्ट कैसे करना है, लगाना कहाँ पे है, इस्लामिक फाइनेंसेस कैसे कैसे होती हैं, एंड द 6th वन इज एथिक्स। ये क्यों डाला आपको सिलेबस में? वाई एथिक्स? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी होगी? भाई सारे हमें बात समझ आ गई है, पैसा ये वो, एथिक्स क्यों? एंड कोई रैंडम गेस? प्रेजेंटेशन। अच्छा, और एथिक्स क्यों? अच्छा, एथिक्स होते क्या हैं? इखलाकियात। भाई बिजनेसमैन वही अच्छा है जिसका इखलाक है। आपके पास वावा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, बट आपको तमीज़ नहीं है बिजनेस करने की, बात करने की, तो डू यू थिंक कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सरवाइव कर लेगा? नहीं, कभी भी वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो चल लेगा, मगर 1 साल से ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स होते हैं वहाँ पे ये ठीक से सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम ना सिर्फ बिज़नेस के तमाम एंगल्स को कवर कर रहे हैं, साथ साथ हम लोगों ने किसके ऊपर बात करनी है? एथिक्स के ऊपर बात करनी है। तो 2 चैप्टर ये हैं, 4 ये हैं, कितने हो गए? 6, और 2 ये कितने हो गए? 8। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि सर ये लेफ़्ट साइड पे मज़ीद क्या आ रहा था बार बार, ये क्या आ रहा है साथ साथ? देखें, इसको हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। आईकैप ने पूरा सिलेबस, जो PRC 3 का सिलेबस है, वो डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया होता है। और आईकैप बड़ा अच्छा काम ये करता है कि वो कहता है कि जितनी हमने वेटेज दी है उतने ही मार्क्स के आपको MCQs एग्जाम में नजर आएंगे। जैसे हमारी पहली ग्रेड कौन सी है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी पहली ग्रेड कौन सी है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे मुराद ये है कि इस ग्रेड में कितने चैप्टर्स हैं? 2, पहला और दूसरा। दूसरी ग्रेड हमारे पास कौन सी है? बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स आ गए? 4, तीसरा, 5वां, 7वां और 8वां। फिर मेरे पास तीसरी ग्रेड कौन सी है? बिजनेस फाइनेंस एंड एथिक्स। इसमें मेरे पास चैप्टर्स आ गए हैं 2, 4th एंड 6th। 4th एंड 6th। अब ये आर्स तो आप लोगों के लिए नहीं है, इसको काट देते हैं। वेटेज के ऊपर बात करते हैं। भाई फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है 20 से 30। क्या लिखा हुआ है? 20 से 30। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस ऑपरेशंस जिसमें चैप्टर्स कितने हैं? 4, वेटेज क्या है? 20 से 30 नंबर की वेटेज है। कितने MCQs बन सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम? बताएं ज़रा। 10 से 15। कैसे निकाला? 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि एक MCQ कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो कम से कम 10 MCQ होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। और चैप्टर्स कितने हैं? 4।
मान के चलते हैं कि एवरेज 12 की ले लेते हैं, और चैप्टर्स कितने मेरे पास 4, तो पर चैप्टर कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं 3। इसी तरह जब वो कहता है कि चैप्टर 4 यानी कि फाइनेंस और एथिक्स में से कितने नंबर का पेपर आ सकता है 10 से 15, तो 15 क्या 2 पे डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब ये है कि एक नंबर कम कर दें इसमें से, कितना हो गया ये 14। तो मिनिमम 5 एमसीक्यूज और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 7 एमसीक्यूज। अच्छा मैंने तो एक माइनस किया ना, वो शायद एक प्लस कर दे, तो 5 से 8 भी आ सकते हैं। तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। बात समझ आई यहाँ तक ओके। तो हमने अब शुरू क्या करना है, बिजनेस का पोर्शन। उसमें पढ़ने कितने चैप्टर्स हैं 8, और ये जितने चैप्टर्स हैं वो प्योरली फोकस करेंगे बिजनेस को इन 8 चैप्टर्स के अंदर। इकोनॉमिक्स का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अलग पढ़ना है। उसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स होंगे 12। ठीक हो गया। हमारे पास कितने ग्रेड्स हैं 3। ओके, ये हमारा प्लानर होगा। इसके मुताबिक हम अपना बिजनेस का पोर्शन कवर करेंगे। देखें ज़रा सबसे टॉप पे जाएं, सबसे पहली क्लास में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 30 जून। आज 30 जून है, ट्यूसडे का दिन है। चैप्टर कौन सा है 2। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन प्लस सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात करेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी। 3rd नंबर पे आ जाएं, समरी देखेंगे और कुछ लॉ वाली बातें करेंगे। फिर जुम्मे को क्या करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, और सैटरडे को क्या होगा हमारा टेस्ट। एवरी सैटरडे अगर आप गौर करें, सैटरडे 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 और आगे भी सैटरडे सैटरडे, एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। हफ्ते वाले दिन हम लोग फिज़िकली क्लास नहीं किया करेंगे। हमारी क्लास कब से कब होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे विल बी द टेस्ट डे, और ये टेस्ट आप लोग कॉलेज आएंगे, ये टेस्ट आपसे ऑनलाइन लिया जाएगा जैसे आपका बिजनेस का पेपर होना है आई कैप में। ठीक है, तो आप कॉलेज आएंगे, आपको नेट वगैरह दिया जाएगा, और आप वैसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे जैसे आपने आई कैप में करनी है। अच्छा, जब भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे 6, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे 4, फिर 7, फिर 8। तो आपने शायद गौर किया हो, मैंने 1 से लेके 8 तक की सीक्वेंस नहीं रखी। मैंने शुरू किससे किया 2 से। ऐसा क्यों? चैप्टर 1 थोड़ी सी मुश्किल बातें करता उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, और वो भी परेशान हैं हॉस्टल को लेके भी, वालदैन को लेके भी, अपनी पढ़ाई को लेके भी, प्रैक्टिकल्स को लेके भी। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था, परफॉर्मेंस अगर अच्छी करनी तो पहले क्या करना चाहिए, प्लान। ये प्लान है जो कि पूरे सिलेबस के ऊपर फैला हुआ है ऑफ बिजनेस। मुझे ये भी पता है कि मैंने आपको कब क्वार्टर टेस्ट के लिए तैयार करना। ज़रा रेड पे गौर करें, क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर टेस्ट, फिर नीचे देखें क्वार्टर टेस्ट, फिर नीचे देखें क्वार्टर टेस्ट। जैसे नहीं आप लोग अकेडमीज में करते थे फुल बुक, हाफ बुक, मिड बुक, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी इसको कवर कर रहे होंगे। क्लियर है? ये आपसे शेयर भी हो जाएगा, और हम लोग 99.99% इस प्लान के ऊपर पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो हर चैप्टर को जो उसके ड्यू दिन है वो दिए। कुल मिला के हम लोग अपना जो पेपर है बिजनेस का पोर्शन वो कब ख़त्म कर रहे होंगे, 15 अगस्त को, बल्कि 14 अगस्त को ख़त्म कर लेंगे, जब आपकी आज़ादी का दिन होगा फ्रॉम बिजनेस। और उसके बाद आप कैद हो जाएंगे किस में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्लान समझ आ गया। चलो
ये आपसे मैं शेयर भी कर दूंगा। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो बताएं। मैंने अपनी सारी बातें कर ली हैं ऑफ ओरिएंटेशन। अब अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दें। चैप्टर 5 एंड में क्यों है? चैप्टर 5 एंड में इसलिए है क्योंकि उसमें आईटी वाली बातें हैं, और नॉर्मली आईटी से हम लोग दूर दूर तक भागे होते हैं। बच्चों को मुश्किल बात शुरू में बता दूंगा तो वो तंग होंगे। आपने शायद गौर मज़ीद किया हो, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। इवन मैंने चैप्टर 5 को रखा है क्वार्टर टेस्ट के बाद, यानी कि इसमें आते आते पहले हम लोग 7 बातों को पूरा कर लेंगे और फिर सिर्फ क्या पढ़ेंगे, आईटी, और उसका एक अपना टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। गुड ऑब्जर्वेशन। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? एक एवरेज स्टूडेंट अपनी स्टडी को कैसे लेके चले? ओके, आपने बस ये काम करने हैं, ये तमाम बच्चों के लिए। टेक ऑल क्लासेस, learn everything taught in class, be on time, prepare। इसका होगा जो कल क्लास में नहीं आएगा। क्यों? मेरी सारी बातें उसके लिए क्या जाएंगी, बेकार। बात समझ आ रही? तो अपने आप को डे 1 से ही वैसा बना लें जैसा आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर में बड़े होके एक कंपनी को हैंडल करना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर द केस, आपने क्या करना है, अपने आप को आज से ही सीधा कर लेना है। ये आदत आज से आप में आएगी तो जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप दूसरों को भी मैनेज कर पा रहे होंगे। ये आदत आने में टाइम लेगी, मगर जब ये आ गई तो फिर ये साथ नहीं छोड़ती। एनी आइडिया कि मेरी आखिरी क्लास किस टाइम पे होती होगी? है कोई आइडिया किसी को? नहीं। 9:30 बजे रात के ख़त्म होती है। और पहली क्लास शुरू कब होती है? 8:30 बजे आपके साथ। शुरू आपसे करता हूँ, एंड किसी और पे जाके करता हूँ। तो ये चीज़ कैसे है मेरे अंदर? मतलब मैं क्यों ये नहीं कहता कि यार मैं तो बस अब कुछ क्लासेस करा के थक गया हूँ और बस अब घर चलते हैं और सोते हैं और बस याशी करते हैं। मुझे भी तो कहना चाहिए ऐसा। भैया आपने कॉलेज आना है, 2 घंटे बैठना और चले जाना। मैं कॉलेज फिजिकल भी हूँ, ऑनलाइन भी हूँ, जूम पे भी हूँ, रिकॉर्डेड मोड में भी हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ में। ये चीज़ ट्रेनिंग से आती है। You have to sacrifice yourself if you want to achieve something in life। आपको अपने आप को मारना पड़ता है, अपने जज्बात को मारना पड़ता है, तब आप जाके कुछ अच्छा बनते हैं। अदरवाइज बनी बनाई थाली में सब कुछ आपको परोसा नहीं जा सकता। अब जैसे हॉस्टलाइट्स में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी एक कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि वो लोग नहीं कर रहे जो कि लाहौर के हैं। कौन सी कॉस्ट है भला? फैमिली से दूर होने की कॉस्ट। भैया जो लाहौर वाले हैं उनके लिए तो बहुत इजी है ना, घर गए, रेस्ट किया, अम्मी से कहा चाय बना दें, फिर सुबह उठे, फिर मुँह हाथ धोया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर आ गए। इनका क्या कसूर है बेचारों का? ये तो जब जब जाएंगे तो गद्दों पे सोएंगे, ज़मीन पे सोएंगे। ये कॉस्ट है जो कि ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये फ़र्क आता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग जो कि दूर दराज इलाकों से हैं, वो जल्दी क्वालिफाई करते हैं क्योंकि वो रियलिटी को जल्दी समझ जाता है।
आई एम नॉट सेइंग कि घर वाले जो लाहौर वाले हैं वो ज़्यादा मम्मी डैडी माहौल के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पढ़ते वो भी हैं, काम वो भी करते हैं, मगर यूँ समझ लें कि दे आर एट लीस्ट वन स्टेप अहेड इन फेसिंग द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। अब ये ना कीजिएगा कि सारे घर छोड़ के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएं, ये मत कीजिएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपको डे वन से ही अपने आप को सेल्फ मैनेज करना है, अलाइन करना है। कोई भी आपको हाथ पकड़ के आगे लेके नहीं लेके चलेगा, आपने ये सारी चीज़ें खुद में लेके आनी है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, चलो जी, कुछ चैप्टर की बातें भी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो रहेगी बताने वाली। पता है पीआरसी के दुश्मन भी हैं। ये क्या मतलब दुश्मन? गैस करें कौन होगा दुश्मन पीआरसी का? एनी गैस? दुश्मन कौन है पीआरसी का? पीआरसी का दुश्मन है उसी के दो भाई, PRC1 एंड PRC। मगर क्यों? वाई? क्योंकि ये दोनों पेपर क्या हैं? न्यूमेरिकल पेपर। और ये बेचारा मजलूम पेपर कौन सा? ये थ्योरी का पेपर। होता ये है कि नॉर्मली बच्चा थ्योरी को कम टाइम देता है, और न्यूमेरिकल में चूँकि उसको मज़ा आ रहा होता है, नंबर्स है ना, प्लस करेगा माइनस करेगा, फिर देखेगा आंसर मैच हो गया, खुश होगा, एक अजीब सी मोटिवेशन आती है, फिर वो मज़ीद सवालों की तरफ आ जाता है, फिर मज़ीद करेगा, फिर मज़ीद करेगा, फिर मज़ीद करेगा। ऐसे में वो थ्योरी वाले पेपर का टाइम अक्सर ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है, न्यूमेरिकल साइड पे लगा जाता है। ये काम नहीं करना, ना पीआरसी में ना कैफ में, क्योंकि ये पेपर जब तक पास नहीं होगा आपकी पीआरसी पूरी नहीं होगी। इसके भी 100 नंबर और उसके भी 100 नंबर, नंबर तो सेम ही है ना। तो थ्योरी का जो भी पेपर होगा कैफ लेवल पे भी और पीआरसी लेवल के ऊपर भी, आपने उसको उतना टाइम ज़रूर देना जितनी उसकी डिमांड है। और आपको मैंने कहा था कि आपने बस एक काम करना है, यू हैव टू ओबे करते जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली दुरुस्त होती जाएंगी, आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा ही नहीं। चलिए आए ज़रा चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 नाम क्या था? ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले ज़रा हम चैप्टर के नाम के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं चैप्टर के नाम में? 2। एक है ओनरशिप और एक है बिजनेस। बिजनेस से क्या मुराद है शायर की? बिजनेस क्या है, डिफाइन करें ज़रा बिजनेस को। एक चीज़ बिजनेस कब कहलाती है? जब आप अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना काम करते हैं। तो मैं अभी भी तो एक काम ही कर रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ, पैसा लगा के आया भी हूँ, टाइम आप पे इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। बिजनेस हर वो एक्टिविटी है जो कि आप प्रॉफिट कमाने की नीयत से करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लाजमी प्रॉफिट आता है, मगर नीयत क्या होती है? प्रॉफिट कमाने की। तो हर वो एक्टिविटी, अभी लिखना कुछ नहीं, बस मेरी बातें सुनते जाएं। हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने की नीयत से की जाए उसको हम क्या नाम देते हैं? बिजनेस। और ओनरशिप किसे कहते हैं? मलकियत। इसको कहते हैं मलकियत। बिजनेस का मालिक कौन होगा ये डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस तरह का है। जैसे ये फोटोकॉपियर भाई हैं, इनका अपना सेटअप है, अपनी दुकान, अपना सामान, बस ये कॉलेज को किराया पे करते हैं, सामान लेके आते हैं, बच्चों को बेचते हैं, घर चले जाते हैं।
इट इज़ जस्ट लाइक आपके गली में मौजूद एक करियाने वाला, दुकान अपनी हो या दुकान किराए पे हो, सामान रखा हुआ है, आएगा दुकान खोलेगा, सामान बेचेगा, दुकान बंद करेगा, घर चला जाएगा। इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडर। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। फिर एक और कैटेगरी होती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग मिलजुल के काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? मिलजुल के। जैसे हम कहें कि हम सारे बच्चे, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग रहमान, हम सारे बच्चे मिल के एक बिज़नेस शुरू करें। किसका? स्टेशनरी का। और हम आपस में ड्यूटीज़ तय कर लें कि मैं मार्केटिंग करूँगा, आप सेल पे खड़े होगे, आप 3 लोग परचेजिंग करोगे, आप कैश को देखोगे, आप ब्रांडिंग करोगे, आप प्रोडक्शन देखोगे, वो डिलीवरी देखेगा। ये जब हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, आपस में पार्टनर्स बन गए, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? पार्टनरशिप। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? पार्टनरशिप। फिर अगर मुझे अपने बिजनेस को एक स्टेप ऊपर करना है, मज़ीद तरक्की देनी है, मज़ीद पैसा डालना है, पैसा लेके आना है, तो मैं इसी पार्टनरशिप बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ओनरशिप मीन्स मलकियत। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सेटअप कर रहे हैं। आया आप सिंगल पर्सन काम करना चाहते हैं, आया आप मिलजुल के काम करना चाहते हैं, या आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं मिलजुल के, उसका क्या नाम है? कंपनी। तो इस चैप्टर में यही 3 अल्फाज बार 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 हम लोगों ने पढ़ने हैं। पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है? पार्टनरशिप। और तीसरा क्या है? कॉरपोरेशन या कंपनी। अभी आप इस वर्ड को भी छोड़ दें, इस वर्ड को भी छोड़ दें, सिर्फ आपने किस वर्ड को देखना जहां मैंने टिक किया? कंपनी को देखना। तो या सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप या कंपनी। ये है 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। अब जरा पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन क्या कहती है हमें। ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। ओन्ड एंड रन बाय 2 और मोर पार्टनर्स, जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, लॉस शेयरिंग करेंगे और जिम्मेदारियां भी बांटेंगे। जिम्मेदारियों की अंग्रेजी क्या होती है? लाइबिलिटीज। क्या होती है? लाइबिलिटीज। राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज। ये 3 बातें आपको आनी चाहिए। राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज। और कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी इस डेफिनेशन को छोड़ दें, बस इतना ध्यान में रख लें कि कंपनी मीन्स जब आपने अपने बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाना हो? बड़े लेवल पे लेके जाना हो। तो मुझे बताएं 3 फॉर्म्स ऑफ बेसिक बिजनेसेस कौन से हैं ओनरशिप के लिहाज से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिल के काम करना चाहें, पार्टनरशिप। सिंगल बंदा अपना काम करना चाहे, किसी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ना करना चाहे, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर मुझे बड़े लेवल पे काम करना फिर कंपनी। याद है? ओके, क्लियर है? अब आए ज़रा सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है A sole proprietor is an individual who owns and operates his or her own business। क्या मतलब? सोल प्रोप्राइटर वो बंदा है जो कि अपने बिजनेस को ओन करता है, अपने बिजनेस का वो मालिक है और अपने बिजनेस को खुद चलाता है, ऑपरेट करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
किसी दूसरे पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने बिजनेस का खुद मालिक है। हाँ, वो एम्प्लॉय रख सकता है कुछ लोगों को, यानी कि मुलाजमत दे सकता है कुछ लोगों को। अच्छा, अगर ये फोटोकॉपियर भाई अपने साथ 2 मुलाजिम रख लें तो क्या मुलाजिम महीने के एंड पे तनख्वाह मांगेंगे या प्रॉफिट में हिस्सा मांगेंगे? तनख्वाह मांगेंगे ना। तो प्रॉफिट में हिस्सा कौन मांग सकता है? पार्टनर। वो बेचारे क्या मांगेंगे? तनख्वाह, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। वो कौन है? एम्प्लॉई। वो कौन है? एम्प्लॉई। तो सोल प्रोप्राइटर एम्प्लॉय रख सकता है कुछ लोगों को, और इस तरह का कारोबार करने के लिए किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी करना ज़रूरी नहीं। क्या मतलब? भाई अगर मैंने एक कारोबार शुरू करना, मैं चाहता हूँ कि मैं नान चने की रेहड़ी लगा लूँ बाहर, कॉलेज के बाहर, बिज़नेस ही है, वो भी बिज़नेस ही है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक रेहड़ी किराए पे लूँगा, खाना पकवाऊँगा, रखूँगा और बेचना शुरू कर दूँगा। क्या मुझे इसके लिए कोई लीगल कॉस्ट देनी है? कोई सर्टिफिकेट लेना है? कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नहीं, मुझे बस काम शुरू करना। मैक्सिमम क्या होगा कि गवर्नमेंट वाले आएंगे, वो एक कागज़ पर साइन ले लेंगे, मेरा आईडी कार्ड ले लेंगे, कहानी ख़त्म। एक बंदे ने दुकान किराए पे ली तो मैक्सिमम उसने किराए का डॉक्यूमेंट ही बनाया होगा, यानी कि इतनी ज़्यादा इसमें लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ज़्यादातर बिजनेसेस पाकिस्तान में जो होते हैं वो सोलिटरी तो होते हैं। भाई शुरुआत होती कहाँ से है? सोल प्रोप्राइटरशिप से। एकदम से तो कंपनी बनती नहीं। तो शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से करनी है? हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप से। अच्छा, अब मुझे बताएं, जितना भी ये प्रॉफिट बंदा कमा लेगा वो सारा किसका होगा? इसका। जितना लॉस ये अर्न करेगा वो लॉस सारा किसका होगा? इसका। इसके बिजनेस पे सारा कंट्रोल किसका होगा? इसका अपना होगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अपने बिजनेस में एक इंडिपेंडेंट बंदा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा? कह सकता हूँ। अब जरा पढ़ें। ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर, जिसका क्या है? फुल कंट्रोल। वो तमाम क्या लेता है? डिसीजंस, और वो इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी का मोहताज नहीं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? लोकल रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन फर्म, नाई की दुकान, लॉन्ड्री सर्विसेज, कोई भी शॉप, कोई भी शॉप। आप इन एग्जाम्पल्स में कोई भी और एग्जाम्पल फिट इन कर सकते हैं। स्टेशनरी की दुकान, किराने की दुकान, कुछ भी फिट इन कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि उसको सिंगल मालिक चला रहा हो, उसके साथ कोई पार्टनर मौजूद ना हो। 2 भाई ने मिलकर काम शुरू किया, ये क्या है? ये पार्टनरशिप। एक भाई ने काम शुरू किया, दूसरा भाई उसके पास मुलाजमत कर रहा है, ये क्या है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, कि आप एम्प्लॉय रख सकते हो मगर आप पार्टनर नहीं रखोगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर इसका नुकसान हो जाए तो सारा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? ये खुद बर्दाश्त करेगा। अगर ये किसी का नुकसान कर दे, फर्ज करो इसके पास 100 रुपये का सामान पड़ा हुआ दुकान में और इसने नुकसान कर दिया किसी का 150 रुपये का, अगला बंदा इससे क्या क्लेम करेगा? 100 का 150? 150। इसके पास क्या पड़ा हुआ दुकान में? 100 रुपया। तो क्या 50 रुपये की इसको माफ़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसको 50 रुपये की माफ़ी नहीं मिलेगी। ये 50 रुपये कहाँ से ला के पूरे करेगा? या लोन लेगा, या घर जाएगा, घर के जेवरात बेचेगा, एसेट्स बेचेगा, अपना कुछ सामान बेचेगा, पैसे हासिल करके उसकी जिम्मेदारी तो जो नुकसान है वो पूरा करेगा। एक वर्ड जो कि आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ आज, उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? अनलिमिटेड। ये जो वर्ड अनलिमिटेड है, इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास 100 रुपये के सामान
मौजूद हैं, नुकसान 120 का कर दिया, 150 का कर दिया, 180 का कर दिया, आपकी लाइबिलिटी 100 तक महदूद नहीं है, ऊपर का जो भी पैसा है आपको अदा करना पड़ेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पढ़ें, द ओनर बेयर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सो पर्सनल सामान या एसेट्स कैन बी सोल्ड टू सेटल द बिजनेस डेट्स। तो जो भी बिजनेस के डेट्स होंगे वो अपना ज़ाती सामान बेच के फिर उतार रहा होगा, उसको माफ़ी मिलने वाली नहीं। अच्छा, अगर ये पार्टनरशिप होती फिर क्या होता? दोनों में डिवाइड हो जाता, दोनों में डिवाइड हो जाता। तो ये फ़र्क है, जहाँ पे फ़ायदे भी हैं वहाँ पे नुकसान भी है। यहाँ तक क्लियर? पक्की बात है, यहाँ तक रखते हैं, कल यहीं से कहानी को आगे लेकर चलेंगे। डन? चलो, आपको नोट्स अभी मैं शेयर करवा देता हूँ, सॉफ्ट में भी और अगर पॉसिबल हुआ तो हार्ड में भी, और इतना आप लोगों ने पढ़ के आना। डन हो गया? चलो, कल बाकी बातें करते हैं।